तो मॉड्यूल सी जो है बीएफएम का, उससे रिलेटेड अभी हम सेकंड चैप्टर का अपडेशन कवर करने वाले हैं। काफी ज्यादा अपडेट्स है, मैंने लास्ट जो फाइल थी उसको गो थ्रू किया, उसमें कुछ एक चीजें थी जिनसे रिलेटेड अपडेट्स को गो थ्रू करना डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेशन का जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है नीचे irbf.info/app, उसको डाउनलोड कर लेना एंड स्टार्ट प्रिपरेशंस राइट अवे। अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपको उस ऐप के ऊपर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो अभी कभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। चलिए अभी का सेशन हम करते हैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट। एंड ये जो चैप्टर है इट्स रिलेटेड टू द ट्रेजरी प्रोडक्ट। अब इस पे ना वाटरमार्क थोड़ा सा डार्क हो गया है, सो बेयर विद इट, बट आई एम श्योर कि आपको मैं दिक्कत नहीं दूंगा। जहां कहीं भी दिक्कत होगी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा पॉइंट्स प्रॉपरली, सो डेट आपको इशू ना रहे। तो इस चैप्टर में हम ट्रेजरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। एंड एज यू कैन सी दैट दिस फाइल इज अपडेटेड एज ऑन 13th of August 2026। तो लेटेस्ट फाइल है, सभी चेंजेस को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलिए अपडेट में आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें अपडेट हुई हैं। तो कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो, हेयर कट, एलएफ, सीबीएलओ अब ट्रेप्स बन गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एफआईआई, एफपीआई। अब इन चीजों से रिलेटेड अपडेट्स हैं। ये मैंने आपको स्कोप ऑफ द फाइल बताया कि इस फाइल में क्या क्या चीजें हम अपडेशंस को गो थ्रू करने वाले हैं। इसके अलावा ईसीबी एंड ओडीआई, इसमें भी चेंजेस है, इनकी लिमिट्स में चेंजेस है, तो उनको हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, आप कमर्शियल पेपर पर वापस आते हैं। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इश्यू किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं इनको डिस्काउंट के ऊपर इश्यू किया जाता है, राइट। एंड यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 5 लाख का कमर्शियल पेपर है ना, तो आपको 4.5 लाख का, 4,80,000 का इशू किया जाएगा, और जब मैच्योरिटी होगी तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया जाएगा। एंड हाँ, ये भी चीज हमने गो थ्रू करी थी कि अगर आपको 1,000 करोड़ से ज्यादा या 1,000 करोड़ की इश्यूएंस करनी है तो आपको क्रेडिट रेटिंग चाहिए 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। यानी कि जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनसे कम आपको रेटिंग चाहिए रहेगी A3। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है। और कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको रेटिंग चाहिए, ये चीज हमने पढ़ी थी। लेकिन अब ये जो पुरानी 1,000 करोड़ रुपए वाली जो वैल्यू है ना, वो कंटिन्यूड नहीं है। अब बेसिक पॉइंट क्या है, ये चीज को इन्होंने कर दिया डिसकंटिन्यू। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग चाहिए A3 की, वो चीज ठीक है, लेकिन ये जो 1,000 करोड़ वाला पॉइंट था कि वो 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चाहिए, दैट इज नॉट ट्रू नाउ। अब वो चीज मैंडेटरी नहीं है। एंड फर्दर, पहले ना कमर्शियल पेपर के केस में बायबैक लिमिट होती थी 30 डेज की, कि 30 दिन के बाद आप बायबैक कर सकते हो कमर्शियल पेपर्स को अगर आप चाहो तो। लेकिन अब आप 7 दिन के बाद भी कमर्शियल पेपर्स को बायबैक कर सकते हो। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिजिबल इशूअर्स अभी भी कंपनीज, एनबीएफसीज, इनवेट्स, रीट्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज कैन बी इशूइंग। एंड और जो बॉडी इनकॉर्पोरेट्स है, जहां पर जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर्स को, इनको अलाउड है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एलएलपीज, जिनका मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ का, वो भी इशू कर सकते हैं। एंड फर्दर और कोई स्पेसिफिक एंटिटी जिसको आरबीआई ने परमिट कर दिया कि भाई आप इशू कर दो, वो भी कमर्शियल पेपर्स को अब इशू कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आपको इनके बारे में जरूर पता हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मिनिमम जो रेटिंग चाहिए वो आपकी A3 चाहिए। एंड बायबैक 7 दिन के बाद हो सकता है। अब जो पुराना रूल था 1,000 करोड़ या 1,000 करोड़ से ज्यादा इशू कर रहे हैं तो 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चाहिए, वो रूल अब रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो दिस वाज अ मेजर अपडेट अबाउट द कमर्शियल पेपर्स। अब बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कमर्शियल पेपर्स का। ये गाइडलाइन आपको पता लगी कि मिनिमम जो क्रेडिट रेटिंग है वो कितनी चाहिए एंड ऑल। तो ये वाला आपके लिए एक साइनॉप्सिस है पूरा का पूरा। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख एंड मल्टीपल, मिनिमम टेनर 7 दिन एंड मैक्सिमम टेनर 1 साल का। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग चाहिए A3 की। एंड प्राइमरी इश्यूर सेटलमेंट नॉट लेटर देन T+4 डेज बेसिस। एंड इंडिविजुअल एंड HF जो है, ठीक है, क्या उनको प्राइमरी इशू में शामिल किया जा सकता है? यस, इनको इशू शामिल किया जा सकता है प्राइमरी इशू में, लेकिन मैक्सिमम जो इनका कवरेज रहेगा वो 25% का रहेगा। यानी कि अगर आपने 100 करोड़ का इशू किया ना, तो 100 करोड़ में से 25 करोड़ ही आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को एंड HFs को इशू कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। बायबैक 7 डेज के बाद अलाउड होगा, पहले 30 डेज का था वो खत्म हो गया। एंड फर्दर OTC सेकेंडरी सेटलमेंट हो सकती है, यस, T+0 या T+1 बेसिस पर हो सकती है। सेकेंडरी मार्केट में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी FTRAC के फ्रेमवर्क के ऊपर विद इन 15 मिनट्स, दैट इज टू बी डन। राइट, क्लियर होगी चीज। अब उसके बाद सीपी जो इशू की जाएगी
दैट विल बी इशूड इन डीमैट फॉर्मेट ओनली, सिर्फ और सिर्फ जो डीमैट फॉर्मेट होता है उसी में आप सीपी को इशू कर सकते हो, एंड इसको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है। कॉल एंड जो पुट ऑप्शंस है दोज आर नॉट परमिटेड, अंडर राइटिंग एंड को एक्सेप्टेंस परमिटेड नहीं है, यानी कि इनका इस्तेमाल अंडर राइटिंग, यानी कि जब आप इनको इशू करोगे तो उसके टाइप पर अंडर राइटिंग नहीं कर सकते, को एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। एंड फर्दर बायबैक मैंने आपको बता दिया वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के ऊपर ही हो सकता है। क्लियर? तो ये सभी अपडेट से रिलेटेड टू द कमर्शियल पेपर्स। आई होप कि ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो नेक्स्ट अपडेट एलिजिबिलिटी है वो आप उसको देखते हैं। दैट्स रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सीडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड अपडेट को कवर करते हैं। तो सीडी क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो सीडी एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। एलिजिबल बैंक्स इशू करते हैं ताकि वो पैसा उठा पाए। तो बैंक के परस्पेक्टिव से अगर बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो बैंक सीडी को इशू कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर सीडी को परचेज करेंगे एंड फर्दर वो एप्लीकेबल जो उनके टर्म्स है उनके अकॉर्डिंग वो पैसा अर्न कर सकते हैं। अब कुछ एक चेंजेस है। पुरानी पोजीशन क्या कहती थी कि आरआरबीज आर एक्सक्लूडेड, कि आरआरबीज को एक्सक्लूड किया गया है कि वो एलिजिबल इशूअर्स नहीं है, एंड एनआरआईज को शो किया गया था कि वो बेसिकली ऑन नॉन रिपीटेबल बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बायबैक अलाउड नहीं था, एंड सीडी वाज डिस्क्राइब्ड ओनली एज अ डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इसको डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट शोकेस किया गया था। ये पुरानी पोजीशन थी। अब नई जो करंट रूल है वो क्या कहते हैं कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इवन द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, राइट, वो भी इवन इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। इस चीज को ध्यान में रखना। एंड पुराना केस कहता था कि बायबैक नहीं कर सकते, नया रूल कहता है कि 7 दिन के बाद अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो वो बायबैक करना भी अलाउड है। दैट इज इवन अलाउड, तो बायबैक भी अलाउड है। आरआरबीज एलिजिबल है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एलिजिबल है, बायबैक अलाउड है, लेकिन 7 दिन के बाद। क्या सीडी सिर्फ और सिर्फ एक डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट है? नो, दैट्स नॉट ओनली द डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट। वो डिस्काउंट बेसिस पर भी इशू हो सकता है, वो फिक्स्ड रेट बेसिस पर भी इशू हो सकता है, एंड फ्लोटिंग रेट बेसिस पर भी इशू हो सकता है। सो काइंडली प्लीज कीप अ चेक। अब इनको हम फिक्स्ड रेट बेसिस, डिस्काउंट रेट बेसिस एंड डिस्काउंट बेसिस के ऊपर इशू कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर आप इनको इशू करेंगे। एंड फर्दर सीडी की डायरेक्शंस अब ये परमिट करती हैं कि आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को भी इशू कर सकते हो। सीडीज को परमिट किया जा गया है कि आप इशू कर सकते हो। क्लियर है चीज? यहां पर ये चीज पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और थी कि जहां पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती हैं। एआईएफआई का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब एआईएफआई के जो सीडी के नॉर्मल बैंक के सीडी के साथ क्लब नहीं किया गया था, ठीक है, ये चीज होती थी। अब उनके जो सीडी होते हैं वो आरबीआई के अलग से रिसोर्स रेजिंग फ्रेमवर्क के द्वारा गवर्न होते हैं, राइट? तो इस चीज को ध्यान से समझो। तो बैंक्स, आरआरबीज, एसएफबी का जो फ्रेमवर्क है वो अलग है, एंड एआईएफआई यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सीडी के थ्रू पैसा रेज करने का जो फ्रेमवर्क है वो सेम नहीं है, दैट इज डिफरेंट, राइट? एंड सीडी में इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? हु कैन बी इन्वेस्टिंग द मनी इनटू सीडी? एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं सीडी के केस में? हु आर द इन्वेस्टर्स इन केस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? देखो, आप पर्सन ऑफ रेजिडेंट जो आपके इन इंडिया है, राइट, उनके ऊपर फोकस्ड है। अगर आप पुराने नोट्स में देखोगे ना तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि एनआरआईज को नॉन रिपेटेबल बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, इट्स रिलेटेड टू पर्संस रेजिडेंट इन इंडिया, उनके ऊपर फोकस किया। तो इसके मेजर पॉइंट्स को समझो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के जो मेजर पॉइंट्स हैं, मिनिमम डिनोमिनेशन कितना रहेगा? इट इज ऑफ 5 लाख, मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख, मिनिमम मेच्योरिटी 7 दिन की, मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 साल की। एंड फर्दर प्राइमरी इशू सेटलमेंट कब होगी? T+1 बेसिस के ऊपर। अगर ओटीसी सेटलमेंट होती है, ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर सेटलमेंट होती है, T+0 या T+1 बेसिस पर हो सकती है, एंड रिपोर्टिंग होगी विद इन 15 मिनट्स अगर ओटीसी सेटलमेंट होती है। बायबैक आप अलाउड है आफ्टर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, द बायबैक इज नाउ अलाउड, वो अलाउ किया गया है। एंड सीडीज को डीमैट फॉर्म में इशू किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, एंड फर्दर इनको डिस्काउंट के ऊपर भी इशू किया जा सकता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट के बेसिस पर भी इशू किया जा सकता है। एंड फ्लोटिंग रेट तो जो रहेगा, लेट्स से अगर सीडी के ऊपर आप फ्लोटिंग रेट दे रहे हो तो वो किसी ना किसी एलिजिबल बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड होगा। बेंचमार्क का मतलब समझते हो ना? जैसे एसओएफआर है, कोई
या फिर अपडेटेड जो माई4 है वो है, तो उनके बेस पर कर सकते हो। एंड फॉर द बैंक कैन नॉट बी ग्रांटिंग द लोन अगेंस्ट द सीडीज अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय आरबीआई। जब तक आरबीआई परमिट नहीं करती तब तक हम लोन नहीं दे सकते इनके बेस के ऊपर। क्लियर? बायबैक कर सकते हो, यस, बायबैक इज अलाउड, राइट? सो दैट वाज अबाउट इट। एंड अब अगला जो हमारा अपडेट है दैट्स रिलेटेड टू द रेपो। रेपो से रिलेटेड अपडेट है, दैट्स रिलेटेड टू द रेपो, यानी कि रीपर्चेज ऑफर से रिलेटेड है। रीपर्चेज ऑफर में क्या होता है, एक पर्सन के पास सरप्लस फंड्स हैं, यहां पर इसके पास प्लस फंड्स हैं यानी कि सरप्लस फंड्स हैं, एंड बी के पास प्लस सिक्योरिटीज हैं, और बी को फंड्स चाहिए, तो बी विल बी प्लेसिंग दीज सिक्योरिटीज विद ए, सेल कर देगा विद एन अग्रीमेंट कि इसको प्री डिटरमाइंड प्राइसेस के ऊपर परचेज भी कर लेगा एंड इसके बदले में इसको फंड्स मिल जाते हैं। दैट इज अ रीपर्चेज ऑफर। और अगर इसी चीज को सेम आप एक पर्सपेक्टिव के साथ देखो तो वो दैट विल बी द रिवर्स रेपो, उसको रिवर्स रेपो बोल देंगे। क्लियर? सो दैट्स अ मेजर फंडा रिलेटेड टू इट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब रेपो होता है एक बेसिकली रीपर्चेज ऑफर है, एंड रेपो को अगर हम इजीएस्ट लैंग्वेज में समझे इट वी कैन से दिस इज अ कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, वी कैन बी सेइंग इट टू बी द कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग। क्यों कोलेटरलाइज्ड? क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज अवेलेबल है ना, तो इसको कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग कहते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो जिसने पैसा लेंड किया, राइट, तो जिसने पैसा लेंड किया तो जिसके पास पैसा था, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये रिवर्स रेपो है, देन इट इज रिवर्स रेपो। एंड अगर मैं बी के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो ये रेपो ट्रांजेक्शन है, यानी कि रीपर्चेज ऑफर ट्रांजेक्शन है। अब पुराना एक मिसकंसेप्शन था, क्या मिसकंसेप्शन था? द ओल्ड मिसकंसेप्शन वाज रिलेटेड टू कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेस पर रेपो ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब रेपो ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेस पर, ट्रेजरी बिल्स के बेस के ऊपर, रेपो ट्रांजैक्शंस के बेस पर, ट्रेजरी बिल्स के बेस के ऊपर, कमर्शियल पेपर्स के बेस के ऊपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बेस पर, एंड जो आपके डेप्ट ऑफ ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ डेप्ट है उनके बेस के ऊपर, एलिजिबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के बेस पर, एंड जो और परमिटेड सिक्योरिटीज हैं अंडर द आरबीआई फ्रेमवर्क उनके तहत भी आप क्या कर सकते हो, आप रेपो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेस पर नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। दैट वाज अ पॉइंट रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। क्लियर सो फार? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल होता है, दैट इज नॉट करेक्ट, बट वो भी अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। दैट्स द सिंपल पॉइंट वी कैन से। अच्छा, एक चीज समझनी है, दैट्स रिलेटेड टू कि CROMS क्या होता है। व्हाट इज CROMS? क्रॉम्स क्या है? देखो, मार्केट रेपो के लिए जो परमिटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, उसको हम क्रॉम्स कहते हैं, वी से टू बी क्रॉम्स। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है, रेपो ट्रांजेक्शन्स है, वो बेसिकली एक ही रूट से होनी चाहिए। दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करते हो क्रॉम्स का, वो चीज अलग है। जो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट, एंड फर्दर ओटीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर आल्सो अवेलेबल, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, दोज आल्सो डू एग्जिस्ट। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट इट्स अबाउट द नेक्स्ट अपडेट जो कि है हेयर कट के साथ रिलेटेड। अब हेयर कट क्या होता है? लाइक कोलेटरल की जो मार्केट वैल्यू है, आप उसकी 100% वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते। लेंडर सेफ्टी के लिए कोलेटरल वैल्यू में से कुछ ना कुछ मार्जिन या फिर जो रिडक्शन करता है उसी को हेयर कट कहते हैं, राइट? दैट वी से टू बी हेयर कट। मान लो किसी मार्केट की किसी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू 105 लाख है, दैट इज ऑफ 105 लैक्स, लेकिन कोलेटरल पर्पज के लिए हम सिर्फ उसकी 100 लाख की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि जो 5 लाख का डिफरेंस है ना, दैट इज बेसिकली द हेयर कट। ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी सेड टू बी द हेयर कट। इसको हम हेयर कट बोलेंगे। क्लियर? क्लियर है चीज? काइंडली डू लेट मी नो। तो हेयर कट क्यों रखा जाता है? ताकि आप मार्केट रिस्क को, जो प्राइस की वॉलिटिलिटी है, क्रेडिट डिटोरेशन है, उन सभी चीजों को कवर अप कर पाओ, सो दैट वी आर एबल टू कवर अप दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स। इसलिए हम हेयर कट रखते हैं, राइट? तो रेपो हेयर कट हमेशा और हमेशा 5% नहीं होता। पिछली फाइल में ये बोला था मैंने, जो मेरी ओरिजिनल फाइल है, कि रेपो का जो हेयर कट होता है, कि रेपो के केस में जब हम रेपो ट्रांजैक्शन करते हैं
उसमें हेयर कट 5% होता है, दैट्स नॉट द केस, हर बार 5% नहीं होता, दैट्स नॉट द यूनिवर्सल रूल। क्लियर सो फार? अच्छा, एक एग्जांपल देखो, वो उसी की बेस पर है। 105 करोड़ का कोलेटरल मार्केट वैल्यू था एंड एलिजिबल जो बोरिंग है वो 100 करोड़ की है, तो 5 करोड़ का जो क्वेश्चन है ना, दैट इज अ हेयर कट। वो टाइप ऑफ कोलेटरल, रेजिडुअल वैल्यू, क्रेडिट में जो मार्केट वॉलिटिलिटी है, उन सभी चीजों की बेस पर रखा जाता है। आफ्टर दैट इट्स अबाउट द एलएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एंड जो रिवर्स रेपो है उसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट अपडेट जो है, दैट्स बेस्ड अपॉन द एलएफ। नाउ सबसे पहले तो एलएफ को समझना जरूरी है, वी आर टू अंडरस्टैंड द एलएफ। देखो, आरबीआई क्या करता है कि बैंकिंग सिस्टम में ना शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज का यूज करता है। अगर लेट से बैंकिंग सिस्टम को लिक्विडिटी चाहिए तो आरबीआई लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेगा, और अगर सिस्टम में लिक्विडिटी ज्यादा है तो आरबीआई उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट इज अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि अगर ज्यादा होगा तो बेसिकली उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड अगर कम होगा तो उसको इंजेक्ट कर देंगे। दैट इज सेड टू बी द एलएफ। अब जो करंट आपका एलएफ कॉरिडोर चलता है, राइट, वो क्या है, दैट्स रिलेटेड टू, हम इस तरह से इसको एक बिल्डिंग की तरह समझ सकते हैं। वी कैन बी थिंकिंग ऑफ इट इज लाइक अ बिल्डिंग, लाइक एसडीएफ, देन रेपो, एंड थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक एसडीएफ है, रेपो है, एंड एमएसएफ है। ओके, तो यहां पर एसडीएफ जो है, दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज अ, अगर उसको बिल्डिंग की तरह समझ रहे हो, दैट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इट इज लाइक अ फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। एंड जो रेपो रेट है वो क्या हो गया आपका, मिडिल फ्लोर हो गया, दैट इज अ मिडिल फ्लोर। तो ये रेपो हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, एसडीएफ हो गया, एंड जो यहाँ पर सीलिंग है, जो सीलिंग है दैट इज अ एमएसएफ। एमएसएफ इज अ सीलिंग, इट इज अ सीलिंग। ओके, एंड जो आपका रेपो रेट है दैट इज अ सेंटर, एंड जो फर्स्ट फ्लोर है दैट इज अ एसडीएफ। अब मेन मकसद को समझना, हर चीज अब मैं आपको समझा दूंगा प्रॉपरली। अभी फिलहाल के लिए जो रेट चल रहे हैं, एसडीएफ है 5% के ऊपर, रेपो है 5.25 के ऊपर, एंड एमएसएफ है 5.50 के ऊपर। एंड बैंक रेट जो होता है वो एमएसएफ के सेम होता है, बैंक रेट एमएसएफ के सेम होता है। सो व्हाट इज कॉरिडोर? सो कॉरिडोर हुआ 5% हो गया रिलेटेड टू योर बेस जो कि एसडीएफ है, तो 5% हो गया आपका एसडीएफ, रेपो है 5.25, एंड सीलिंग कितनी है 5.50%। ये सीलिंग आपकी 5.50%। अब एसडीएफ में क्या स्पेशल है? अब एसडीएफ के थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आरबीआई एब्जॉर्ब्स द लिक्विडिटी थ्रू द एसडीएफ। तो ये लिक्विडिटी के एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? लाइक व्हेन यू विल बी लेट्स से इशूइंग सम इंस्ट्रूमेंट, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को इशू कर दोगे तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे एंड द गवर्नमेंट विल बी गेटिंग द मनी, तो पैसा बाहर आ जाएगा सिस्टम से, दैट इज सेड टू बी एब्जॉर्प्शन, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो एसडीएफ में आरबीआई को कोलेटरल प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इन केस ऑफ एसडीएफ अगर आपको पैसा बोरो करना है ना, तो आपको कोलेटरल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है आरबीआई को। बैंक्स एसडीएफ के थ्रू आरबीआई के पास पैसे अपने पार्क कर सकते हैं। लाइक अगर आप पैसा देते हो तो आप 5.50% के ऊपर आरबीआई के पास पैसा पार्क कर सकते हो, डेट इज एसडीएफ। उसी को हम क्या कहते हैं, एसडीएफ कहते हैं। क्या आरबीआई सिर्फ एसडीएफ और रेपो यूज करता है? नो, दैट्स नॉट द केस। आरबीआई सिर्फ एसडीएफ एंड रेपो का इस्तेमाल जो है वो नहीं करता, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन एलएफ जो है एंड जो रिवर्स रेपो है वहां पर एसडीएफ इज द फ्लोर। एसडीएफ आपकी मिनिमम लिमिट है, मिनिमम रेट है, एंड जो सीलिंग है दैट इज एमएसएफ। जो सीलिंग है वो एमएसएफ। क्लियर सो फार? ये चीज क्लियर हुई आपको? अगर नहीं हुई तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, डू लेट मी नो, डू लेट मी नो। जितना अगर आपको कोई इशू आ रहा है, अगर कोई क्वेरी है, तो हम उसको कवर कर सकते हैं इजीली। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो इश्यूज।
सो एक थोड़ा सा मुझे ब्लैंक स्पेस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सो एसडीएफ क्या है? दिस इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रेपो इज रीपर्चेज अग्रीमेंट एंड एमएसएफ इज बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया कि एसडीएफ जो होता है दैट इज द लोएस्ट, एंड फिर रेपो होता है उससे ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा होता है एमएसएफ, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आरबीआई के पास पार कर सकता है, उसके ऊपर आरबीआई को इंटरेस्ट देगा। वो कौन सा रेट है? डेट इज एसडीएफ, वो एसडीएफ है। अच्छा, बैंक को नॉर्मल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए तो आरबीआई के पास एलिजिबल सिक्योरिटीज रख सकता है एंड उसके अगेंस्ट पैसा ले लेगा, डेट इज रेपो, उसको रेपो कहते हैं। एंड बैंक को इमरजेंसी ओवरनाइट फंड चाहिए, यानी कि एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो वो एमएसएफ के ऊपर बोरो कर सकता है। क्लियर इज डेट? अब क्लियर हो गया? चले आगे, ठीक है जी। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू सीबीएलओ। अब जो सीबीएलओ है दैट्स डिसकंटिन्यूड। अब आपको पुरानी उसमें स्लाइड में पुराना जो फाइल है उसमें मिल जाएगा सीबीएलओ इज देयर, बट सीबीएलओ आपका बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। सीबीएलओ का फुल फॉर्म क्या था? कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। बट नाउ सीबीएलओ इज डिसकंटिन्यूड एंड दैट इज रिप्लेस्ड विद ट्रेप्स। उसकी जगह पर क्या आ गया? ट्रेप्स आ गया। ट्रेप्स क्या होता है? ट्रेप्स इज ट्राई पार्टी रेपो। इट्स ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन, उसको हम ट्रेप कहते हैं। वी से टू बी ट्रेप। तो इट वाज रिप्लेस्ड बाय द ट्राई पार्टी रेपो एंड 2018 में ये रिप्लेस हो गया था, इसलिए हम सीबीएलओ को करंट नहीं कह सकते। इट्स नॉट द करंट सिस्टम। एंड ट्रेप के केस में कहता है होती है रेपो ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन इसमें एक मिडल एजेंट प्रेजेंट रहेगा हु विल बी लाइक हेल्पिंग इन द ट्रांजेक्शन। सो ट्राई पार्टी पार्टों में थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो एक होगा बोरोअर, एक होगा लेंडर, राइट? अब अगर आप लेंडर के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इट्स अ रिवर्स रेपो। लेंडर के पर्सपेक्टिव जो पैसा दे रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखो रिवर्स रेप होती है, लेकिन वी हैव टू लुक फ्रॉम द बोरोर पर्सपेक्टिव। एंड यहाँ पर जो एजेंट है दैट्स अ थर्ड पार्टी। ये क्या है? एक थर्ड पार्टी है जो यहाँ पर इन्वॉल्व। दैट्स व्हाई इसमें तीन पार्टीज है तो हम इसको ट्राई पार्टी रेपो कहते हैं। अब ट्राई पार्टी रेपो एजेंट करता क्या है? वो कोलेटर को सिलेक्ट करेगा, कोलेटर की वैल्यूएशन करता है, मार्जिन को देखता है, राइट, कस्टडी लेता है चीजों की, एंड कोलेटरल बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करता है। एंड फर्दर इन केस ऑफ द ट्रेप्स, ट्राई पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी इज व्हाट? थर्ड पार्टी सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट्स अ काउंटर पार्टी। अब वो काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है। काउंटर पार्टी की जो ड्यूटीज होती हैं दोज आर बीइंग प्लेड बाय द सीसीआईएल। क्लियर? एंड फर्दर अब यहां पर क्या होता है? एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग होती है। एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग यानी कि मान लो ये ट्रेड की तरह है, सीसीआईएल है, अब सीसीआईएल ऑर्डर मैचिंग करे, यानी कि कोई बोरोर है, कोई यहाँ पर फंड्स किसी के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो ये एक्स्ट्रा अपने फंड्स को प्लेस कर देगा सीसीआईएल के पास, एंड जो बोरोर है ये अपनी सिक्योरिटीज को प्लेस कर देगा सीसीआईएल के पास। अब वो सिक्योरिटीज बेसिकली पर्सन के पास ट्रांसफर नहीं होंगी, जस्ट सीसीआईएल के पास पड़ी रहेंगी फॉर द सिक्योर्ड पर्पसेस, एंड उसके बेस पर ट्रांजेक्शन होगी। डेट इज बेसिकली ट्रेप्स, उसको ट्रेप्स कहते हैं। एंड जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बोरोइंग एंड लेंडिंग के लिए जो है वो सेटलमेंट होगी T+0 एंड T+1 बेसिस के ऊपर। बोरोइंग के लिए T+0, लैंडिंग के लिए T+1 बेसिस के ऊपर सेटलमेंट होने वाली है। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में है, एसएलआर एंड मैच्योरिटी करेक्शंस के बारे में, अबाउट द एसएलआर एंड मैच्योरिटी करेक्शन। अब एसएलआर क्या होता है? एसएलआर इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सीआरआर इज करेंट जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको कहते हैं। एसएलआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन करते हो। एंड सीआरआर जो है सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट में इसको डिफाइन किया गया। एसएलआर करंटली चल रहा है 18% एंड सीआरआर चल रहा है करंटली 3%। ये करंटली 3% चल रहा है, बाकी लेटेस्ट आप डेफिनेटली वेबसाइट से चेक करना। अब यहां पर क्या है कि आपको ना कई जगह पर मिलेगा कि एसएलआर का मैक्सिमम जो सीलिंग है डेट इज 40%। ठीक है, वो सीलिंग है, वो सीलिंग है, स्टैच्यूटरी सीलिंग के कॉन्टेक्स्ट से है। अदरवाइज एसएलआर कितना है? एसएलआर इज 18%। यानी कि बैंक्स को अपने नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का, जो भी बैंक की एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज है, उसका 18% कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं उनकी फॉर्म में, जो अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज होंगी उनकी फॉर्म में, या फिर सीआरआर का कैरी फॉरवर्ड, सीआरआर का
कैरी फॉरवर्ड जो होता है उसकी फॉर्म में आपको मेंटेन करना होता है इन इंडिया, दैट इज टू बी मेंटेन्ड। क्लियर? एंड फर्दर आफ्टर दैट द सेकंड वन अपडेट इट्स रिलेटेड टू कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो मैच्योरिटी है वो 30 साल की मैक्सिमम नहीं होती है कि 30 साल तक की होती है, दैट इज नॉट करेक्ट। मैक्सिमम मैच्योरिटी आपको पहले दिखा होगा कि पहले नोट्स में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की 30 साल की होती है, दैट्स नॉट द केस। मैक्सिमम मैच्योरिटी जो है वो इवन 50 इयर्स भी हो सकती है, वो इवन 50 साल की भी हो सकती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 50 ईयर्स के जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स है दोज आर आल्सो अवेलेबल कि 50 साल तक की भी मैच्योरिटी हो सकती है फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फर्दर जो नेक्स्ट अपडेट है दैट्स रिलेटेड टू एफआईआई टर्मिनोलॉजी। अब हम एफआईआई का इस्तेमाल नहीं करते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इस्तेमाल नहीं करते, वी डू यूज अ टर्म एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। वी डू यूज अ टर्म एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो ये टर्म है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। एंड पहले हम एफआईआई का इस्तेमाल करते थे, राइट, बट नाउ इट इज एफपीआई। एंड यहाँ पर जो टेस्ट होता है दैट इज 10% टेस्ट, दैट इज कंट्रोल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? कंट्रोल टेस्ट होता है। सो यहाँ पर एक तो आपका बेसिक टेस्ट होता है दैट्स रिलेटेड टू कि मिनिमम आपके पास होल्डिंग कितनी है। ठीक है, तो अगर आपकी होल्डिंग जो है इफ इट इज 10% और ग्रेटर देन 10%, if the holding it's like 10% और ग्रेटर देन 10% और ग्रेटर देन 10% है तो वहां पर हम उसे कहते हैं कि वो एफडीआई में काउंट हो, देन इट विल बी काउंटेबल फॉर एफडीआई। बट अगर आपके पास होल्डिंग 10% से कम है तो हम उसे एफपीआई काउंट करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं, राइट। अब एफपीआई का मेन मकसद ये नहीं होता कि आपको स्टेक लेना है, यू जस्ट वांट टू बेसिकली इन्वेस्ट द फंड्स इनटू इट, राइट। एंड फर्दर अगर स्टेक आपका 10% से ज्यादा हो गया देन वी कंसीडर इट टू बी एफडीआई, फिर हम उसको एफडीआई कंसीडर करते हैं। एंड एफडीआई के केस में इफ वंस एन एफडीआई देन इट्स ऑलवेज एन एफडीआई, यानी कि एक बार अगर आपका स्टेक लेट्स से 11% हो गया तो आपकी क्लासिफिकेशन होगी एफडीआई के रूप में। तो इवन अगर आप अपना स्टेक कम भी कर दोगे, 9% भी कर दोगे, स्टिल इट विल बी काउंटेड एज एफडीआई, फिर भी उसको हम एफडीआई ही काउंट करेंगे। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना। एंड द अनदर अपडेट इट्स रिलेटेड टू द ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इससे रिलेटेड अपडेट है। अब ईसीबी आप रुपीज में भी ले सकते हो, आप बेसिकली फॉरेन करेंसी में भी ईसीबी ले सकते हो। एंड पहले क्या था कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप 750 मिलियन यूएसडी का अमाउंट जो था वो ईसीबी के थ्रू ले सकते थे, अप टू 750 मिलियन यूएसडी का अमाउंट दैट वाज बेसिकली एलिजिबल थ्रू ऑटोमेटिक रूट, जो आप एक फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट 750 मिलियन यूएसडी का ले सकते थे। लेकिन अब ये जो अमाउंट है उसको कर दिया गया है 1 बिलियन यूएसडी। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो अमाउंट आप ले सकते हो वो 1 बिलियन यूएसडी तक का अमाउंट आप ले सकते हो। एंड ईसीबी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो एलिजिबल इंडियन बोरोवर है अगर वो प्रिस्क्राइब फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ओवरसीज सोर्स से पैसा बोरो कर सकता है, एंड जहां पर एमएमपी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल या उससे ज्यादा का है तो उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द ईसीबी, उसको हम ईसीबी कहते हैं। एंड यहाँ पर थ्रेशोल्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ना बेसिकली क्या है कि पॉइंट्स रखे गए, इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स रखे गए। वन इट इज रिलेटेड टू 1 बिलियन यूएसडी एंड साथ में 1 बिलियन यूएसडी के साथ एक और पॉइंट रखा गया दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, कि 1 बिलियन यूएसडी या फिर आपके पास जो नेटवर्थ है आपकी उसका 400%। अब ईसीबी का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, इट कुड बी लाइक बैंक लोन या फिर बैंक बॉन्ड्स की फॉर्म में, फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में, एफसीसीबीज की फॉर्म में, दैट कुड बी द केस। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट्स में क्या चेंजेस है, देयर आर द पॉइंट चेंजेस रिलेटेड टू इट। अब लिमिट जो है वो 750 मिलियन यूएसडी की नहीं है, दैट्स इवन 1 बिलियन यूएसडी और 400% ऑफ द नेटवर्थ। जो आपका एक्सपोजर है उसका 400% तक हो सकता है। आई विल बी शोकेसिंग यू दैट। अब ये थ्रेशोल्ड जो है 1 बिलियन यूएसडी है, राइट। एंड फर्दर इवन इट कुड बी रिलेटेड टू 400%, जो 400% आपका उसके इक्विवेलेंट हो सकता है ईसीबी का अमाउंट। क्लियर?
काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर कंफर्म हो गया, यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ तक के क्लियर हो गए। एंड फर्दर ईसीबी के बारे में हम बात कर रहे थे। सेकेंड जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड है, दैट्स रिलेटेड टू 7:1, दैट्स द इक्विटी रेशियो। सेकेंड थ्रेशोल्ड जो है वो इक्विटी रेशियो से रिलेटेड है। इक्विटी रेशियो क्या होती है? दैट्स रिलेटेड टू, सपोज करो कि रेलिवेंट इक्विटी आपकी जो है वो 10 मिलियन यूएसडी की है। द इक्विटी इज 10 मिलियन यूएसडी, राइट? तो आपकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो 70 मिलियन यूएसडी से ज्यादा नहीं चाहिए। दैट इज द सेकंड थ्रेशोल्ड। अगर आपकी इक्विटी जो है, रेलिवेंट इक्विटी जो है वो 10 मिलियन यूएसडी की है, तो आपकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी है, मैक्सिमम लायबिलिटी अंडर द ईसीबी, वो 7 टाइम्स ऑफ इक्विटी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो ये थ्रेशोल्ड अब यहां पर वर्क करते हैं। दीज आर द थ्रेशोल्ड्स विच आर अवेलेबल। दीज आर द थ्रेशोल्ड्स विच आर अवेलेबल। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा मैं चेंज करना चाहता हूं। मैंने गलती से एक चीज यहां पर मेंशन कर दी। इट्स नॉट 400%, इट्स 300% ऑफ द नेटवर्थ। 100% ऑफ नेटवर्थ। मान लो आपकी नेटवर्थ अगर 500 मिलियन की है, तो 300% ऑफ इट यानी कि 1.5 बिलियन तक आप इवन ईसीबी रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी इक्विटी लेट से 500 मिलियन की है, तो उसका मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी 3500 मिलियन से ज्यादा नहीं चाहिए ओवरऑल। तो ये भी एक थ्रेशोल्ड है। दिस इज अ सेकंड थ्रेशोल्ड। तो दिस इज अ फर्स्ट थ्रेशोल्ड, दिस इज अ सेकंड थ्रेशोल्ड। ये वाला जो रूल है मैं इसको कट आउट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द रूल। अब जो लिमिट है दैट इज 1 बिलियन यूएसडी, ध्यान रखिएगा। इट इज 1 बिलियन यूएसडी और 300% ऑफ द नेटवर्थ, विच एवर इज हायर, उतना आपका ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउड है। उसके ज्यादा आपने लेना ईसीबी अमाउंट, फिर आपको बाहर से लेना पड़ेगा, यानी कि आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। देन यू टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है चीज? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। दैट्स अबाउट द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओडीआई से रिलेटेड अपडेट है। दैट्स अबाउट द ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड अपडेट है, उसको कवर करते हैं। जो करंट फ्रेमवर्क इसका चल रहा है, लेट्स हैव अ लुक रिलेटेड टू इट। सी, मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली जो आपके पास ईसीबी है, उसमें ईसीबी से रिलेटेड क्वेरी फिर से आपको एक बार बता देता हूं। आई थिंक देयर इज सम इशू विद इट, पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट इट अगेन। सो लेट्स से आपकी नेटवर्थ जो है वो है 600 मिलियन की, 600 मिलियन यूएसडी की है। तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्थ आप 3 गुना इसका, यानी कि 1800 मिलियन यूएसडी, 1800 मिलियन यूएसडी, इतना अमाउंट आप ईसीबी के थ्रू ले सकते हो। एंड जनरल का रखा गया 1 बिलियन यूएसडी। अगर नेटवर्थ इवन कम भी है तो भी आप 1 बिलियन यूएसडी तक का अमाउंट जो है वो बोरो कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। क्लियर है? आगे बढ़े अभी। अच्छा, ओडीआई का बेसिक मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? एनीवन? जब देखो कोई एलिजिबल इंडियन एंटिटी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉरेन एंटिटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो उसको हम ओडीआई कहते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड करेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपके जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस हैं, एंड आरबीआई के जो मास्टर डायरेक्शंस हैं, दोज आर एप्लीकेबल, दोज आर एप्लीकेबल। सो ये 3 तरह के रूल्स एप्लीकेबल हैं: फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। एंड आरबीआई की जो मास्टर डायरेक्शंस है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जो कि 2024 में इशू की गई थी, ये तीनों एप्लीकेबल हैं फॉर द ओडीआई पर्पसेस, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। एंड जो करंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज द इंडियन एंटिटी एंड द फॉरेन एंटिटी। तो पुरानी टर्म्स को भूल जाओ, जो टर्म्स यूज होती है दैट्स इंडियन एंटिटी एंड द फॉरेन एंटिटी। अच्छा, यहां पर ना लिखा गया ओडीआई, ओपीआई। ओडीआई क्या होगा? फॉरेन एंटिटी में जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो
तो उसको ओडीआई कहते हैं, ठीक है। एंड फर्दर लिस्टेड, आप कंपनी में ट्रांजेक्शन जब करते हो, लिस्टेड कंपनी, फॉरेन लिस्टेड कंपनी है, एंड फॉर द एक्सचेंज के थ्रू वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज सेड टू बी ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो जब सीधा, ठीक है, यानी कि कंपनी में सीधा इन्वेस्टमेंट करा, तो उसको क्या कहते हैं, वी से टू बी ओडीआई, राइट। प्रिस्क्राइब नेचर का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, उसको ओडीआई बोल दिया। लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करा, पोर्टफोलियो का पार्ट मानते हुए, तो उसको कहेंगे ओपीआई कहेंगे। क्लियर। एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होती है? व्हाट इज फाइनेंशियल कमिटमेंट? लाइक दिस इज हैविंग सम ब्रॉडर स्कोप, इसका स्कोप ब्रॉडर होता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, ज्यादा बड़ा है। फाइनेंशियल कमिटमेंट, लाइक आप अगर आपने कोई कमिटमेंट दी है रेदर देन जस्ट इन्वेस्टमेंट, उसको कमिटमेंट का पार्ट बोलते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स है, कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स है। लाइक अगर इंडियन एंटिटी का फाइनेंशियल कमिटमेंट 1 बिलियन इक्विवेलेंट से एक्सीड कर गया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपका कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल कमिटमेंट, अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट 1 बिलियन यूएसडी से ज्यादा हो गया, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दिस इज 1 बिलियन यूएसडी इन वन फाइनेंशियल ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो दैट्स द पार्ट रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब ये रिवीजन पॉइंट है यहाँ पे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सीपी में जो नई डायरेक्शंस हैं 2024 से अप्लाई हुई हैं। बायबैक पीरियड अब 7 दिन का है। मिनिमम रेटिंग जो चाहिए वो A3 की मिनिमम रेटिंग चाहिए, लेकिन 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग चाहिए, दैट्स रिमूव्ड। सीडी में रीजनल रूरल बैंक एसएफबी भी इशू कर सकते हैं, एंड बायबैक कैन बी डन आफ्टर 7 days। रेपो में एलिजिबल हेयर कट हर केस में 5% नहीं होता है, 5% जस्ट एग्जाम्पल है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। एलएफ में बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसमें 3 चीजें, कौन सी? एसडीएफ इज लेसर देन रेपो एंड रेपो इज लेसर देन एमएसएफ, राइट। सीबीएलओ डिसकंटिन्यू हो चुका है, ट्रैप्स आ चुका है उसकी जगह पर। एसएलआर करेंटली 18% चल रहा है, सीआरआर इज 3%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए मैक्सिमम मैच्योरिटी इवन 30 साल से ज्यादा भी हो सकती है। एफआईआई की जगह पर हम यूज करते हैं एफपीआई, एंड सेबी के एफपीआई रेगुलेशंस को अमेंड किया गया है 7 जुलाई 2026 को। क्लियर। एंड ईसीबी की जो लिमिट है नाउ, दैट इज पर्टिकुलरली 1 बिलियन यूएसडी, ठीक है। वो 1 बिलियन यूएसडी की लिमिट है, और 300% ऑफ नेटवर्थ, दिस इज द लिमिट विच इज नाउ अवेलेबल। आई होप कि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, डू लेट मी नो, हम उनको कवर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए एंड डेली बेसिस पर ऐसे सेशन चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द सीआरबी एग्जाम्स। एंड ऐसे ही हम आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनसोएवर वी अपलोड द न्यू वीडियो।